तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी अलग अलग क्लासेस में कि एसएसटी और ईवीएस की आपकी तैयारी को इस तरह से किया जाए कि 8 फरवरी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आसानी से आप हासिल कर सकें। तो इसी क्रम में आज जो है, ठीक है, ईवीएस की चर्चा करिया जाएगा जो कि सीटेट प्राइमरी लेवल में, ठीक है, सीटेट का कौन सा प्राइमरी लेवल जो है, ठीक, उसमें ईवीएस क्या पूछता है और कैसे इसे गेन करना है। तुम्हारा लक्ष्य है 30 आउट ऑफ 30, यानी कि हम जो है, ठीक, सीटेट का, ठीक, यहाँ क्या पढ़ेंगे, ईवीएस वाला सेक्शन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो भी, ठीक, पूरी तरह से यूट्यूब पर भी। ऐप पर तो है ही, साथ ही साथ कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा। ठीक है, ईवीएस वाला पार्ट क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे जरूरी चीज यही है ना कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि जो ईवीएस का सिलेबस है कि क्लास 3, 4 और 5 यानी 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी का, ठीक है, ईवीएस वाला पार्ट है वो हमें पढ़ना है, तो क्या पूरा ही किताब पढ़ डाला, नहीं पढ़ना है। तो क्या जितना किताब में लिखा है उतने से ही आएगा, कि तब भी नहीं आएगा। जी जी, किताब में, ठीक है, बच्चों के अनुसार लिखी रहती हैं, चूंकि आप उनको पढ़ाने वाले बनने वाले हैं। तो अब जब आप उनको पढ़ाने वाले बनने हैं तो उसके आसपास की जो चीजें हैं उनको भी आपको जानना पड़ेगा। यानी उन्हीं चीजों को थोड़ा अपने शब्दों में, थोड़ा व्यवहारिक रूप में, थोड़ा वैज्ञानिक रूप में किस तरह से बदल कर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके आसपास क्या क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रही बात ईवीएस की, तो सीटेट में तो 30 नंबर का ईवीएस का पूरा सेक्शन होता है। ठीक है, कितने नंबर का, 30 नंबर का सीटेट का पूरा ईवीएस का सेक्शन होता है। इसमें से 15 क्वेश्चन यानी 15 नंबर वो किससे जुड़े होते हैं, कंटेंट से जुड़े होते हैं, यानी कि जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये कंटेंट क्या क्या मैटर है। ठीक है, तो पहले इसको जाना जाएगा, ये 15 नंबर कैसे इसको गेन किया जाए, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 6 से 7 क्लासेस में ही ये पूरा पाठ हम आपका क्या करेंगे, कवर करा देंगे। ठीक है, यानी कि ये 15 नंबर की तैयारी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी, बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। बाद में जो प्रैक्टिस कराऊंगा उस प्रैक्टिस में आप जब साथ साथ चलते रहेंगे तो अपने आप आपको लगने लगेगा कि हाँ आप ठीक है, अब मेरा एवीएस में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो 15 नंबर यहां से आ जाते हैं। दूसरा जो 15 नंबर और होता है, ठीक है, इस 15 नंबर में दो प्रकार की पेडागोजी। ठीक, एक तरफ वाला वो हिस्सा जो कि इसी से यानी इसी का पेडागोजी यानी कंटेंट का यानी सब्जेक्ट का पेडागोजी, जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन इसके आने होते हैं। ठीक, तो फिर बच गए 7 से 8 क्वेश्चन। वो 7 से 8 क्वेश्चन आप जब सीडीपी पढ़ते हैं तो वहां वो कंप्लीट करा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 30 नंबर के सिलेबस के लिए आप ईवीएस का अध्ययन पूरा करेंगे, जिसमें से 15 नंबर कंटेंट वाला पार्ट है। ये कंटेंट वाले पार्ट में, ठीक है, आपको, ठीक है, सीटेट के सिलेबस के अनुसार, पाठ्यचर्चा के अनुसार कुल 6 थीम पढ़नी होती है। कितनी थीम्स, टोटल 6 थीम्स जो है आपको इसमें जाननी होती है। 6 थीम्स क्या क्या हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक क्या है, परिवार और दोस्त। तो ये एक ऐसा थीम है जिसमें सब थीम भी बनाया गया है, या कह सकते हैं कि इस 6 पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, परिवार और मित्र या परिवार और दोस्त कह सकते हैं। ठीक है? रही बात परिवार और दोस्त की उप थीम की, तो इसमें क्या है, रिश्ते हैं, काम और खेल हैं, जानवर हैं यानी जंतु, और क्या है, पौधे हैं। ठीक है, इतना कुछ पार्ट इसमें क्या करना है, पढ़ना, यानी कि एक थीम है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र वाले थीम की 4 उप थीम हैं, क्या क्या हैं, रिश्ते, काम और खेल, जंतु और क्या, पौधे। जिसमें हमें रिश्तों के बारे में, काम और खेल के बारे में, खेल से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ प्रतियोगिताओं के भी बारे में, ठीक है, इससे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अगला चीज क्या, जंतुओं के बारे में, कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ठीक है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ उसी अनुसार 3 to 5 यानी कि 3, 4, 5 की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पीसीएस की परीक्षा नहीं देनी है, हमें सीटेट का एग्जाम देना है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। फिर आती है बात किसकी, पौधे की। इस पूरे सेक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल जो आए हुए हैं परीक्षाओं में वो पौधे से आते हैं। कई बार पूछा कि पृथ्वी पे सबसे लंबा जीवित पौधा बताइए, सबसे सबसे लंबे समय से जीवित पौधे का नाम बताइए, या जो है, ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में बताइए, या क्रोटान पौधे के बारे में बताइए, या किस फसल का कौन सा भाग खाते हैं।
ठीक है, किसका तना खाया जाता है, कौन से वो फूल हैं जो रात में खिलते हैं। ठीक, इस प्रकार के सवाल किससे आते हैं, पौधे वाले सेक्शन से आते हैं। यानी कि इस वाले भाग में हमें, यानी पहला थीम जो हमारा है क्या, परिवार और दोस्त। तो परिवार और दोस्त वाले थीम में हमें 4 उप थीम पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो रिश्ते पढ़ना है, काम और खेल पढ़ना है, जानवर यानी जंतु पढ़ना है, और जो है पौधे पढ़ना है। ठीक है, और जब ये मेरे साथ आप पढ़ रहे होंगे तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि एक तो पहली बात, दो प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। एक तो जैसा पढ़ रहे हैं हर चैप्टर के, उसी के साथ कुछ क्वेश्चन जो पीछे आ चुके हैं यानी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाएगा, साथ साथ देख लिया जाएगा। फिर जो है पूरा सेक्शन, यानी कि ये जब परिवार और दोस्त वाला पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर इस पर अब तक जितने भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, उन सब सवालों की विस्तृत व्याख्या, जिससे कि उन्हीं से आगे वाले बनने वाले जो सवाल हैं वो भी उसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक, तो आपको इधर उधर किसी किताब या किसी अन्य चीजों पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ बने रही। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट आपका धीरे से समाप्त हो जाएगा आसानी से। दूसरा पार्ट भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें पोषण के बारे में हम जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं ये। ठीक है, कौन से पोषक पदार्थ हैं, किन से ऊर्जा मिलती है, कौन ऊर्जा नहीं देते हैं, कौन किसके काम में आते हैं। ठीक, इस प्रकार की सारी चीजों को किसमें जानना है हमको, पोषण और, ठीक है, यानी भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जानना है। दो थीम हो गई। तीसरी थीम क्या बात करती है, आश्रय की। एक आध सवाल जरूर आता है। ठीक है, कठफोड़वा किसमें निवास करता है, ठीक है, उदबिलाव कहाँ रहता है। ठीक, यानी कि जंतुओं से जुड़े हुए आश्रय, शेल्टर, होम, आवास, इनके बारे में हम कौन से थीम में जानेंगे, आश्रय वाले थीम में जाना जाएगा। ठीक, चौथी बात किससे है, जल से है। ठीक है, पानी यानी जल, तो जल की विशेषता, कठोर जल, मृदु जल, ठीक है, क्या कौन से तत्व पाए जाते हैं, नमक की मात्रा यानी कि सैलिनिटी, लवणता, ठीक है, इस प्रकार के, और महासागरों के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ठीक है, और जितनी आवश्यक जानकारी होगी उतना ही पढ़ा जाएगा, ना कि पूरा जलमंडल सब का सब पढ़ा दिया जाए। जहां तक जरूरी है सिलेबस में वही पार्ट क्या करेंगे, हम यहां कवर करेंगे। अगला चीज क्या, यात्रा व संचार, सवाल आना तय है और आया भी है। आपने अगर पीछे देखा होगा कि राम गोरखपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रहा है, तो वहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार के सवाल। साथ ही साथ दिशा वाले सवाल भी आते हैं। दिशा वाला सवाल कह देता है, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें दिशा वाले सवालों की, अगर बात करते हैं, जब इसको जरा हटा देता हूं, जब दिशा वाले सवाल की बात करते हैं तो सवाल आया हुआ परीक्षा में है कि राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जम्मू कश्मीर की राजधानी या जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कौन सी दिशा में है। ठीक, तो बस आसान सा सवाल होता है। ठीक है, जैसे कि आप जब भारत का नक्शा बनाते रहे होते हैं, कुछ इस तरह से जल्दी जल्दी बना दिया जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से आप भारत का नक्शा बना रहे होते हैं, तो पूछा क्या है कि राजधानी दिल्ली से लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशा। तो हमें पता है कि राजधानी दिल्ली ये हो गया, ठीक है, इस वाले हिस्से में क्या हो जाए, लखनऊ हो जाए, एलकेओ हो जाए, इधर मान लीजिए क्या लिख दिया, सीडीजी लिख दिया। अब पूछा है सवाल कि राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कौन सी दिशा में। तो बस क्या करना है कि जहां दिल्ली है वहां एक सीधा लाइन खींच दीजिए, दूसरी लाइन इस तरह से खींच दीजिए, बस हो गया। अब दिशा बना दीजिए, देखिए ये कौन सा दिशा दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सी दिशा दिख रही है, ये चूंकि ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है आपका नॉर्थ है ना। तो कौन सी दिशा हो गई है, आप ध्यान से देखिए, ईस्ट साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट हो गया। तो लखनऊ किधर है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, ये क्या हो गया नॉर्थ, और ये वेस्ट, तो क्या हो गया उत्तर पश्चिम, यानी कि किधर में है, उत्तर पश्चिम। आसान सा सवाल।
तो यात्रा वाले हिस्से में ये सारा कुछ जानना है। साथ ही साथ कुछ जगहों के बारे में पूछ देता है कि अगर आप अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन से घाट से होके जाएंगे या कौन सी कितनी सुरंगों को पार करते हैं। जैसा पता है हमें कोंकण रेलवे में, ठीक है, 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो इनके बारे में यात्रा वाले हिस्से में ये सारा कुछ हमें क्या करना होता है, जानना होता है। ठीक है, कुछ भौगोलिक चीजों तो जब लोकेशन जान रहे होंगे, जैसे ये भी पूछा हुआ सवाल है कि दिल्ली से, ठीक है, त्रिवेंद्रम जाने के लिए, ठीक, किस कौन से स्टेशनों से होके आप जाएंगे, ठीक है, या दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कौन से स्टेशनों से आप होगे, तो इन लोकेशंस के साथ साथ इस सारा यात्रा वाला पार्ट कवर कर लेंगे। संचार में जो है, ठीक है, जिसमें हम पाइपलाइन वगैरह और साथ ही साथ ये सारी चीजें क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। अगला चीज है चीजें जो हम बनाते हैं, यानी अपने दैनिक जीवन में जो बना रहे हैं और जो कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय से जुड़ा हुआ, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे कौन से वाले हिस्से में, तो इस ईवीएस वाले पार्ट में। तो कितनी थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं। ठीक है, इन 6 थीम्स में, ठीक, एक पहला थीम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ा भी है, क्योंकि इसमें आपको जंतुओं और पौधों के बारे में पूरी जानकारी, काम और खेल के बारे में जानकारी, साथ ही साथ फसलों के भी बारे में जानकारी के सवाल पूछा है। फसलों से संबंधित त्योहार पूछता है, ठीक है, कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति, तो दक्षिण भारत में क्या मना रहे होते हैं, या उसी समय महाराष्ट्र में क्या मना रहे होते हैं, पश्चिम भारत में क्या मनाते हैं, या गुजरात में क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल, ये सब कुछ, यानी कह सकते हैं कि इस 15 नंबर का एक बेसिक आधार तय करने वाला पहला थीम कौन सा है, परिवार और मित्र, जिसके कितने सब थीम है, उप थीम है, कितने, 4 हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में इसी को कवर किया जाएगा, परिवार और मित्र। ठीक है, बेसिकली आपकी समझ के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं परिवार की जब बात कर रहे होते हैं तो परिवार, ठीक, किससे बनता है, ठीक है, रक्त समूहों की, लोग यानी एक समान रक्त समूहों के लोगों से जुड़ा हुआ समूह क्या होता है, परिवार होता है, जिसमें आपकी मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है, भैया भाभी, ये सारे लोग बनते हैं। अब ये परिवार जो है, चूंकि भारत एक पारंपरिक देश रहा है, तो हमारे यहाँ एक प्रचलन लंबे समय से संयुक्त परिवारों का रहा, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, कुछ आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ी, या काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, या शिक्षा की दृष्टि से, या किसी बुनियादी बुनियादी संरचनाओं की दृष्टि से लोगों ने संयुक्त परिवार से निकले और कुछ एकल परिवार की बात, यानी 2 प्रकार के परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात करते हैं। चलिए जरा देखा जाए इन चीजों में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार और मित्र शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला थीम पढ़ेंगे हम, पौधे। ठीक, पहले परिवार समझ लेते हैं कि परिवार होता क्या है, आप जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लिया जाए। ठीक है, परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था जो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि यहीं से जीवन का प्रारंभ है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, परिवारों का समूह क्या बनता है, ठीक है, ग्राम बनते हैं, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, या वर्तमान समय में कहें कई सारे परिवार मिलके एक गांव, ठीक है, एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों से क्या आपका ब्लॉक, एक तहसील, तहसील से क्या आपका जिला, जिला से आपका राज्य, राज्य से आपका देश। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था, क्योंकि समाज में परिवार ही वो इकाई है जो समाज के दायरों को तय करती है। ठीक है, तो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्था क्या है, हमारी परिवार है। अगली चीज, समाज की एक मौलिक इकाई होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग विवाह, रक्त या गोद लेने के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, परिवार कहलाता है। 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी लोग से किस तरह जुड़ सकते हैं, एक तो विवाह के द्वारा भी हम किसी का अपने साथ परिवार बनाते हैं, फिर हमारी कुछ पुत्र या पुत्रियां या कहते हैं संतान पैदा होते हैं, इसके अतिरिक्त हम किसी को गोद भी लेते हैं। ठीक है, यानी एडॉप्टेशन की प्रोसेस करें, तो ये सब मिलके क्या बनता है, आपका एक परिवार बनता है। ठीक, जिसमें माता पिता और क्या बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अभी दादा दादी हैं तो उनके बच्चे आपके मम्मी पापा हो गए, यानी पापा हो गए आपके, आप जो है पापा के बच्चे हैं। ठीक है, दादा दादी चाचा चाची और अन्य सदस्य सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो परिवार बनता है। तो ये बेसिक सी चीज है कि परिवार है क्या, जो आप सब अपने जीवन में देख रहे हो। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई कि परिवार है क्या। ठीक है, आगे जरा चलते हैं। ये हमारा एक फैमिली सिस्टम का डायग्राम बना हुआ कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके दादा दादी भी और पूरा परिवार रहता है, वहीं पर कुछ ऐसे मम्मी पापा और आपके, यानी आप लोग, यानी बच्चे और मम्मी पापा हो जाते हैं। ठीक है,
रही बात कि परिवार का कार्य क्या है, परिवार आपको सुरक्षा देता है समाज में, ठीक है। परिवार वो आधार है, ठीक है, जो आपको सामाजिक बंधनों में एक बांध कर एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक आवरण है। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल एक आवरण बनता है, वैसे ही आपके चारों ओर आपका परिवार आपको सुरक्षा देता है। आप भावनात्मक रूप में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। परिवार के द्वारा ही शिक्षा, इसलिए कहते हैं कि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, ठीक है। यानी कि शुरुआत कहां से हो रही है, जो बोलना सीख रहे हैं, जो चलना सीख रहे हैं, ये स्कूल में नहीं सिखाया आपको, ये किसने सिखाया, आपके परिवार ने सिखाया है, ठीक। या नैतिक सुरक्षा, नैतिकता के बारे में जानना, ठीक है, क्या सही है क्या गलत, ये बच्चों में हम धीरे धीरे जब ये चीजें इंक्लूड करते हैं तो वही बच्चे आगे चल के संस्कार और इन सारी चीजों को समझते हैं और ये समझ पाते हैं कि निर्णय कैसे लेना है, ठीक है। सांस्कृतिक कार्य, परिवार आपको सांस्कृतिक कार्यों से जोड़े रखता है ताकि आप अपने रूट से, अपनी जड़ों से अलग ना हो पाए, ठीक है। कि परिवार के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। रही बात परिवार कितने प्रकार की, तो बेसिकली आप जान ही रहे हो, दो प्रकार, एक एकल और एक कौन सा, संयुक्त। एकल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय परिवार। नाभिकीय परिवार किनसे बनता है, तो विवाहित जोड़ा और उनके अविवाहित बच्चे या उनके आश्रित बच्चे, ठीक है। यानी कि विवाहित जोड़े और उनके आश्रित बच्चे, यानी मम्मी पापा और उनके, ठीक है, संतानें, इनसे मिलकर बनने वाला परिवार क्या कहता, एकल परिवार या नाभिकीय परिवार कहलाता है। नाभिकीय परिवार का लाभ क्या है, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। अब चूंकि मम्मी पापा और सिर्फ बच्चे, ठीक है, तो ऐसे में कम लोग होते हैं, तो कम लोगों में प्रेम का स्वभाव, यानी कि लोग एक दूसरे से अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। वहीं जब परिवार थोड़ा बड़ा रहता है तो कई बार हम, ठीक है, वो अपनी एक परंपरा है, रीति रिवाज है कि बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए या कैसी संस्कार रहने चाहिए, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए कई बार अपनी बात कह नहीं पाते हैं। एकल परिवार इसका लाभ देता है कि आप अपनी बातें अपनी मम्मी पापा को आसानी से पहुंचा देते हैं और मम्मी पापा भी इस चीज के बारे में समझते हैं और आपको उतनी स्वतंत्रता देते हैं। इससे आपकी आत्मनिर्भरता को वृद्धि मिलती है। बच्चों में निर्णय कौशल को बढ़ावा, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब सिंपल सी बात है कि जब वो आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे ये समझते हैं कि उन्हें पता है कि मेरे अतिरिक्त, यानी मैं, ठीक है, मम्मी पापा और मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, तो मुझे निर्णय किस प्रकार लेना है कि मेरा परिवार आगे बढ़ सके। अधिक गोपनीयता व बातचीत के अवसर, जो गहरे भावनात्मक बंधनों को बढ़ावा देता है। अब चूंकि छोटा परिवार है तो परिवार की जो गोपनीयता है, ठीक है, वो उन्हीं के बीच में बनी रहती है, यानी अन्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ कमी कुछ ज्यादा ये चीजें वहीं पर बनी रहती हैं, ठीक है। ठीक। गहरे भावनात्मक, जब हम अपनी छोटी मोटी बातें सभी मम्मी पापा से बता सकते हैं तब इससे भावनात्मक संबंध बढ़ते हैं। वहीं जब बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार होता है तो कई बार हम कुछ चीजों से फेस कर रहे होते हैं लेकिन बता नहीं पाते, आए दिन ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, आप सुनते होंगे कि विशेषतः मैं लड़कियों की बात करता हूं तो कई बार अपनी बातें अपनी मम्मी पापा से बता, या पापा से विशेषता नहीं कह पाती हैं, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में सोच के। लेकिन इस समय बदल रहा है, तो ये चीजें जो है आपको, नाभिकीय परिवार इसका क्या देता है, फायदा देता है, ठीक है। आगे देखिए, नुकसान क्या है। नुकसान है, कभी अगर विशेष समस्या पड़ जाती है, ठीक है, तो ऐसे में कोई अन्य आपका सहारा देने वाला नहीं होता है, तो अकेलापन और अलगाव की भावना, कि पारिवारिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अलगाव की भावना, यानी आपको अलग कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि आप वहां, ठीक, आसानी से पहुंच नहीं पाते। सहायता का अभाव, एक कोई विशेष आर्थिक समस्या आ गई, अगर संयुक्त परिवार रहता तो बड़े भैया से, छोटे भाई से, या दादाजी से, या चाचा जी से, अन्य से आप सहायता ले पाते हो, लेकिन नाभिकीय परिवार में इसका अभाव दिखता है। तो ये जो है एकल परिवार के लाभ और एकल परिवार के क्या हो गए, ठीक, नुकसान वाली बात हो गई। आगे चलते हैं, संयुक्त परिवार की बात करें, ठीक है। संयुक्त परिवार की जब बात करते हैं तो कई पीढ़ियां जब एक ही छत के नीचे रह रही हो, कि दादा दादी भी रहते हैं, मम्मी पापा भी रहते हैं, आप और आपके भाई बहन भी रहते हैं, और साथ ही साथ आपके चाचा चाची भी रहते हैं, तो जब कई पीढ़ियां, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा यहाँ डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हो, कि जब कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहें तो ऐसे में किसका निर्माण होता है, संयुक्त परिवारों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी संयुक्त परिवार का तात्पर्य क्या है, जब एक से ज्यादा पीढ़ियां या दो से ज्यादा पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहें तो ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। लाभ क्या है,
लाभ है भावनात्मक समर्थन और साहचर्य। भावनात्मक समर्थन की विशेष समस्याओं में आपके सगे संबंधी, आपके दादा दादी आपके साथ भावनात्मक रूप में सहयोग देने को हमेशा तैयार रहते हैं। कभी बीमार पड़ गए तो सेवा के लिए कोई तैयार रहेगा, कभी जरूरत कोई पड़ गई, ठीक है, तो ऐसे में भाईचारा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिम्मेदारियां साझा हो जाती हैं। कि ये चीज रहता है कि ना, कि घर में कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोग जब काम कर रहे हैं तो कोई फंक्शन हो रहा है, कोई विशेष कार्य है, तो सब मिल बांट के कि भाई आप ये काम कर लो। अब विवाह है तो विवाह के लिए, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी चाचा जी ने ले लिया, कुछ जिम्मेदारी बड़े भैया ने ले लिया, कुछ जिम्मेदारी दादाजी ने घर पे देख लिया, कुछ पापा ने देख लिया, कुछ मम्मी ने देख लिया, चाची जी ने देख लिया। तो ऐसे में जिम्मेदारियां आसानी से पूरी हो जाती हैं। ठीक है। वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा के तात्पर्य वही चीज है, सिंपल सी बात है कि जब किसी विशेष समय में ऐसा हो जाए कि मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई या आप जो है आर्थिक रूप से अभी परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, दादाजी हैं, पापा हैं, भैया है, चाचा है, किसी से आपको समर्थन मिल जाएगा, यानी कि सहायता मिल जाएगी, तो वित्तीय सुरक्षा मिलता है। सांस्कृतिक, जब संयुक्त परिवार है जहां दादा दादी नाना नानी या चाचा चाची साथ में रहते हैं, तो ऐसे में, ठीक है, सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि संस्कारों के बारे में, ठीक है, और परिवार के त्योहारों के बारे में, परिवार की परंपराओं के बारे में आसानी से आप जान पाते हैं। सामाजिक समाजीकरण और संबंध बनते हैं। ठीक है। बाल देखभाल और शिक्षा का आसानी से विकास, यानी कि अपने अग्रजों द्वारा या अपने अनुजों द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा आपकी देखभाल और शिक्षा आसानी से प्रारंभिक शुरू होती है। आर्थिक स्थिति और संसाधन का साझाकरण हो जाता है। तो ये सब लाभ हैं किसके, संयुक्त परिवारों के। नुकसान क्या है, निर्भरता। कई बार ऐसा लगने भी लगता है इन परिवारों में, क्या लगने लगता है कि एक ही व्यक्ति कमा रहा है, कई सारे खा रहे हैं, तो मन में थोड़ी झुंझलाहट आने लगती है, तो निर्भरता बढ़ती है। और नहीं भी कमा रहा है तो ये सोचता है चलो ठीक है, भैया तो हैं, कमा ही रहे हैं, पापा तो कमा ही रहे हैं, ठीक है। तो निर्भरता क्या, काम को ही लेकर, मैं नहीं किया तो कोई बात नहीं, कौन कर लेगा, पापा कर लेंगे, मैं नहीं किया तो क्या हुआ, ठीक है, बहन कर लेगी, ठीक है, दीदी कर लेंगी, ठीक, चाचा जी कर लेंगे, या कोई कजिन होगा वो कर लेगा, ठीक। पीढ़ीगत अंतर, क्या, पीढ़ीगत अंतर। अब दादा दादी के समय का विचारधारा, पापा मम्मी के विचारधारा, चाचा चाची का विचारधारा हो सकता है आपकी विचारधारा से मेल ना खाता हो। तो कई बार हम अपनी बात जो कहते हैं उनको ठीक नहीं लगती है। सीमित स्वतंत्रता, ठीक है, पारिवारिक बंधनों में बंधे होने के कारण कुछ नियम कानून हो जाते हैं संयुक्त परिवारों के, जहां आप जो है सीमित स्वतंत्रता, आपको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता क्या हो जा रही है, बाधित हो जा रही है। पारस्परिक संघर्ष भी देखने को मिलता है, विशेष तौर पे घरों में ऐसा कई बार होने लगता है, किसी कार्य विशेष के लिए या भूमि के लिए या पैसे के लिए, ठीक है, पारस्परिक संघर्ष बढ़ने लगता है। गोपनीयता का अभाव, आपने एक से कहा, उसने चाचा चाची से कहा, दादा दादी से कहा, धीरे धीरे आपकी जो बात जो आप नहीं चाहते थे कि आप या आपकी पापा के अलावा, मम्मी के अलावा कोई और जाने, पूरे परिवार में बात फैल गई, ठीक है। असमानताएं और पक्षपात, एक बात कही जाती है, ठीक है, हमेशा से कही जाती रही है कि मम्मी पापा अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा परिवारों, संयुक्त परिवारों में या ऐसा दिखा कि कमाने वाले बच्चे की फिक्र ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार लगता है कि पक्षपात वाली बात, या कोई प्यारी बहू आ गई, उसके लिए लोग ज्यादा सम्मान दिखाने लगते हैं, जबकि पहले वाली बहू के लिए थोड़ा सम्मान कम हो जाता है, तो पक्षपात वाला भाव आ जाता है। सीमित व्यक्तिगत विकास, घर में विशेषतः महिलाओं की बात करते हैं, महिला घर में है, उनके पास कोई अपनी कला है, मान लेते हैं वीडियो बनाने की ही कला है या कुछ रील्स बनाने की ही कला है, वो बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी, ठीक, जेठानी, अपनी सास या अपनी, ठीक है, दादी, इन लोगों के दबाव में रहते हुए, अब वो उस घर में रहते हुए अपनी इस कला का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे में उनकी कला दबी रही, वहीं एकल परिवार में रहती तो वो अपनी कला का विकास आसानी से कर सकती थी, लेकिन यहां पर उसे आगे बढ़ाना चाह रही है, तो ये उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है, कठिन काम हो जाता है, ठीक है। लचीलापन पूर्ण प्रयोग हो जाता है, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक, नुकसान है किसके, संयुक्त परिवार के, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक चीज क्या है कि दोनों परिवारों में, यानी एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान है, ठीक है। ये सारा कुछ इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए जरा बात करते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है, कि कौन से सवाल इसके पहले इस पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ, ठीक है। आगे की बात अभी बाद में करेंगे, पौधे वाली बात, ये पौधे हमें पढ़ना है, पहला सेक्शन हम यहाँ करेंगे, पौधे बड़ा चैप्टर है, उसे जाना जाएगा,
ठीक है, जैसे दो पार्ट में पौधे की विशेषता, फिर जो है उष्णकटिबंधीय वन यानी जैव विविधता के बारे में जानेंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या सवाल पूछे जा चुके हैं जरा देखिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए आसानी से आप खुद ही उत्तर बता लोगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के बताइए। आसान सा है, फिर भी आप लिख के बताओ कि किस में ईवीएस के पाठ्यक्रम में ठीक है उप थीम शामिल है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक, ठीक उत्तर क्या होगा इसका, परिवार और दोस्त में। कितने उप थीम हैं, तो 4 उप थीम हैं इसमें। बाकी किसी भी थीम में कोई भी उप थीम नहीं है। ठीक है, न जल में न कार्य, कार्य और खेल तो परिवार वाले का ही हिस्सा हो जाता है। ठीक है, बाकी भोजन और जल में कोई उप थीम शामिल नहीं है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। थीम परिवार और मित्र था, निम्न में से कौन सा उप थीम? फिर से वही सवाल आया, ये पूछा गया सवाल है, ये सीटेट प्राइमरी में इसके पहले पूछा जा चुका है। कह रहा है थीम परिवार तथा मित्र में कौन सा उप थीम है? ठीक है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं नहीं। कार्य और खेल, बिल्कुल ठीक। भोजन एवं जल नहीं, हमारा आश्रय नहीं। तो कितने उप थीम थे? 4 उप थीम है, याद रखेंगे कितने? 4। रिश्ते हैं, काम और खेल है, कार्य और खेल है। ठीक है, जंतु हैं यानी जानवर हैं, और क्या है? पौधे हैं। ठीक है, यानी क्या क्या थे आपको याद भी होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक क्या था? रिश्ते था। ठीक है, दूसरा क्या है? तो कार्य और खेल है। ठीक, तीसरा क्या है आपका? तो तीसरा जानवर हो जाए यानी जंतु हो जाए, और चौथा क्या हो जाए? आपके पौधे हो जाए। ठीक है, कितने उप थीम शामिल हैं? 4 उप थीम शामिल हैं। ठीक, आसान सा सवाल हो गया। ठीक, अब देखो, अब खुद ही लगने लगेगा कि ये तो मैं तुरंत चुटकी में लगा दूंगा। ठीक है, आप जो है ऐसे सवालों को यूं हवा में उड़ा देंगे और लगेगा ही नहीं कि ईवीएस ऐसे ही हो गया। ठीक है, कि 30 में से 27 28 नंबर कैसे आ गए, और यही 27 28 आपको बॉर्डर पार करा देंगे और सीटेट में अच्छा स्कोर गेन करवा देंगे। ठीक, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एवीएस का एक थीम है? फिर से वही सवाल। देखिए, थीम से ये सारा सवाल मैं थीम वाला ही बता रहा हूं आपको कि थीम से कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, पदार्थ तो नहीं, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं, भोजन का संरक्षण नहीं, संरक्षण भोजन लिखा है लेकिन संरक्षण नहीं। ठीक है, क्या चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, आसान सा सवाल हो गया। ठीक है, आगे देखिए जरा। ईवीएस के पाठ्य चर्चा में उप विषय कौन सा है? तो परिवार और दोस्त उप विषय है क्या? नहीं है। यात्रा उप विषय है? नहीं है। आश्रय उप विषय है? नहीं है। तो उप विषय क्या है? उप थीम क्या है? तो उप थीम सर पौधे हैं, जो किसमें आता है? परिवार और दोस्त में आता है। ठीक है, आसान सा हो गया ना। ठीक, चलिए जरा आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? ठीक है, मौसम नहीं है, सामग्री नहीं है, जानवर थीम नहीं, उप थीम है। ठीक है, तो क्या बचता है? जल सर थीम है। हो गया आसान। ठीक है, आगे देखिए। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची और उनके परिवार के साथ रहती है, या किस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था है? आसान सा सवाल, 1 मिनट में आप बता दोगे। उत्तर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर बता नहीं रहा हूं, आप खुद ही बता लोगे। ठीक है, आसानी से आप बता सकते हो इसका उत्तर क्या होगा, है ना? क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। हो गया आसान सा। ठीक, तो ये जो है, ठीक है, केस क्या हो गया? थीम वाला सवाल हो गए। ठीक, अब इसी हिस्से के अगले पार्ट में, जैसा कि हमने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं क्या? परिवार और दोस्त। इसमें 4 उप थीम है, जिसमें एक उप थीम आज हम करेंगे जो कि क्या है? पौधे। तो ये तो हो गया कि पढ़ना क्या है और किस तरह से। अब इसमें पौधे वाला हिस्सा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटी लिख लो, आएगा तो आएगा। अगर आप जो है ईवीएस की पाठ्यक्रम में ये भोजन वाला चैप्टर, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है, पहला परिवार वाला और चैप्टर जो है, ये थीम है, पूरा कर लेते हैं और ये समझ में आ जाएगा, तो नीचे के 5 थीम तो यूं ऐसे आप हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, फटाक से ऐसे करोगे जैसे लग रहा है कि अरे सर ये तो मुझे आ ही रहा है। ठीक है, ये तो बस टिक लगाते जाओगे और आसानी से 30 में से 27 28 लेके आओगे। बस साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा कि आप पौधे क्या है। ठीक है,
कि पौधे क्या होते हैं, किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, क्या होता है साग, क्या होता है, ठीक है, वृक्ष, इनमें क्या अंतर है और कैसे ये जो है एडाप्टेशन करते हैं, कैसे ये सारा कुछ किया जाता है। तो देखते हैं जरा क्या कि पौधे क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जाने जाएगा कि पौधे क्या हैं, कौन से थीम में, इस थीम, तो इस वाले थीम में जैसा कि हमने ये 6 टॉपिक की बात की, तो इस 6 टॉपिक में परिवार और दोस्त में पहला थीम क्या पढ़ना है, तो पेड़ और पौधे यानी पौधे पढ़ना है। 4 उप थीम थी, 4 उप थीम में से पहला थीम क्या है, उप थीम क्या है आपका, पौधे, परिवार। और यही चैप्टर अगर अच्छे से हो गया ना, फिर आप यूं हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, लिख के ले लो, गारंटी कह रहा हूं, बस साथ साथ पढ़ते जाना और लिखते भी जाना। फिर जब आप समराइज क्वेश्चन मेरे साथ देखोगे, ठीक है, मैं 100-200 क्वेश्चंस को आपका पूरा करवा दूंगा सेट, फिर आपको लगेगा ये सब तो मुझे आ ही रहा है। ठीक है सर, जल्दी जल्दी करवाइए, आप खुद ही आप कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी करवाइए, क्यों जल्दी जल्दी, सर सब तो मुझे आ ही रहा है, ऐसा लगने लगेगा। तो देखते हैं जरा पेड़ पौधों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वृक्ष की कैटेगरी में, वृक्ष में क्या, ठीक है, जिनके मोटे तने होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, जैसे नीम, आम, बरगद, ये सारा कुछ आता है। ठीक है, झाड़ी, ठीक है, पतली टहनियां होती हैं, गुलाब हो गया, मेहंदी हो गया, गुड़हल हो गया। साग जो है, ठीक है, पालक, सरसों, गेहूं, पुदीना, ये सब साग के, घास के रूप में दूब या घास जो होती है। ठीक है, यानी कि पौधों को कितने भागों में बांटे, 4 में, वृक्ष में, झाड़ी में, शाक में और घास में। ठीक है, इसके अलावा कुछ विसर्पी लता जो, ठीक है, पेड़ों के सहारे या किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, विसर्पी लताओं में भी आ जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपका, पेड़ पौधे। ठीक, अब इसी पेड़ पौधे की संरचना के बारे में जानते हैं। तो एक पेड़ बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये इसके नीचे रूट्स यानी जड़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, तना वाला पार्ट है। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। अभी आगे देखा जाए कौन क्या कर रहा है। ये आपका फल लगा हुआ है, ये पत्तियां हैं, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक, क्या है ये, ठीक है, तो पौधों के भाग है। पौधों के भाग में यानी पौधों की संरचना की जब बात करते हैं, तो पौधों की संरचना में सबसे पहले किसकी बात करते, तना। तना क्या है, पौधों को सहारा, जड़ तो सहारा दे रही है, पौधों को सीधा खड़ा रखने में तना काम करता है। इसके अतिरिक्त संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो कि जड़ों द्वारा लाए गए जल को कहां पहुंचाता, पत्तियों तक पहुंचाता, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को सभी भागों तक कौन पहुंचाए, फ्लोएम। ये सब किस में पाए जाते, तो तना में पाए जाते हैं। ये इसका तना वाला पार्ट हो गया। ठीक है, पत्ती की बात करें, पत्ती, ठीक है, पत्ती आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है ये पर्णवृत्त में आते हैं। पर्णवृत्त, ठीक है, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती किससे जुड़े हो, तने से जुड़ी होती। पूछा गया कि पर्णवृत्त क्या होता है, तो पर्णवृत्त क्या है, पत्ती का वह भाग जो किससे द्वारा जुड़ रही है, तने से जुड़ी, तो क्या कहलाई, पत्ती कहलाई। पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, पत्ती है। ठीक है, पेड़ पौधे के लिए क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, तो लाई ऊपर से। वायुमंडल से क्या खींचा, कार्बन डाइऑक्साइड खींचा। इतने से खाना तो नहीं बनेगा, पत्ती के पास अपना भी कुछ है, क्या, क्लोरोफिल है। अब खाना बन जाएगा, नहीं, अभी तो कुछ और चाहिए, पानी भी तो चाहिए, पोषक तत्व भी तो चाहिए। तो कहां से खींचा, नीचे से खींचा, जड़ ने खींचा और वही जाइलम पहुंचा दिया पत्ती तक। अब पत्ती ने किया प्रकाश संश्लेषण, तो निकला ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब चूंकि पानी इतना ज्यादा आया था, तो क्या सारा पानी खाने में खर्च हो जाएगा क्या, नहीं, जो पानी बच गया उसका क्या किया जाए, वापस भेज दें। वापस भेजने का तो कोई तरीका है ही नहीं। कोई जब तरीका नहीं है, तो क्या कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। तो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन, इसीलिए जहां जंगल ज्यादा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा, वहां बारिश भी ज्यादा। ठीक है, अगर बारिश ज्यादा है तो पेड़ पौधों की पत्तियां चौड़ी, क्योंकि पानी को उड़ाना है। अगर बारिश कम है तो पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी और नुकीली, क्योंकि पानी को बचाना है। आगे सदाबहार वनों में जाना जाएगा। खैर, ठीक, पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप पाया जाता है। ठीक है, कुछ पत्तियां भोजन संचयित करने का भी कार्य करती हैं, जैसे प्याज और लहसुन। ठीक है, इनकी पत्तियां किसके रूप में, भोजन को संचयित, आपको याद रखना है किसकी पत्तियां भोजन संचयित करती हैं, तो क्या बोलिएगा, प्याज लहसुन। फिर से सुनिए, किसकी पत्तियां भोजन संचयित करती हैं, तो क्या बोलना है, प्याज और लहसुन। ठीक, जड़ की बात करते हैं, जड़, रूट्स क्या करता है, मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, अभी आपने देखा। ठीक है, कुछ जड़ें हम खाते भी हैं,
जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका, ये वो जड़ें, ये पूछा गया सवाल है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको लग रहा है ये सब तो हलवा है सर, हलवा है तो हलवा खाइए, ठीक है। और गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपिया को, ये सारा कुछ जड़ वो है जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। ये सवाल आते हैं कि किसका तना खाया जाता है, किसका, ठीक है, जड़ खाई जाती है, ठीक, आलू क्या है, प्याज क्या है, इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मूली क्या है, गाजर क्या है, तो याद रखिएगा गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये सब जो है आपका जड़ वाला पार्ट जिसे हम खा रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जड़ें कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की होती है, बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक और भी होंगी लेकिन बेसिकली कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक मुसला जड़ हो जाती है और एक जो है रेशेदार जड़ हो जाती है। यानी जड़ों को उनके वर्गीकरण के आधार पे दो भागों में बांटते हैं, एक टैप रूट्स होते हैं और एक जो है आपके फाइब्रस रूट होते हैं। यानी कि मुसला जड़ और क्या, रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं। मुसला जड़ क्या है, मुसला जड़ एक मुख्य जड़, उसमें कई छोटी जड़ निकल जाती है। आपने देखा होगा, अपने गांव क्षेत्रों से अगर जुड़े होंगे तो आप देखते होंगे कि एक मुख्य जड़ हो और उससे कई सारी जड़ें निकल जाए, जैसे कि यहां डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक मुख्य जड़ है और इससे ये क्या निकल रही हैं, कई सारी, ठीक है, अन्य जड़ें निकल रही हैं। इनको क्या कहा जाता है, मुसला जड़ कहा जाता है। जैसे चना हो गया, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, सरसों, अमरुद, ये सब की जड़ें कैसी होती हैं, मुसला जड़ होती है। याद रहेगा, फिर से सुनिए, ठीक है। मुसला जड़ का तात्पर्य क्या है कि एक मुख्य जड़, मुख्य जड़ से कई सारी सहायक जड़ें क्या कहलाएंगी, मुसला जड़ कहलाती है। क्या कहलाएगी, मुसला जड़ कहलाती है। फिर से सुनिए, ठीक है, कौन किसकी हो सकती है, तो चना, चुकंदर, ठीक, मटर, मूली, गाजर, आसपास जो भी ऐसा दिख रहा है जिसमें एक मुख्य जड़ हो और उसमें कई सारी साइड से जड़ें निकल जाएं, उसे क्या कहते हैं, मुसला जड़ यानी टैप रूट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है फाइब्रस रूट्स की बात करते हैं। फाइब्रस रूट्स का मतलब क्या है, झकड़ा जड़, ठीक है, यानी कि रेशेदार जड़ें। ये तने के आधार से निकलकर, इस तना है तो तने के आधार से निकलकर इसको सहारा दे रही हैं, ठीक है। यानी कि चावल, गेहूं, मक्का, प्याज तने के आधार से निकली है और साइड में निकलकर उसे क्या दे रही है, ठीक है, सहारा दे रही है। तने के आधार से निकलकर जमीन में चारों तरफ फैल जाती है, ठीक। कौन सी जड़ें हो जाती हैं, तो रेशेदार या झकड़ा जड़ कहलाती हैं। तो जड़ें कितने प्रकार की, दो, ठीक। बेसिकली एक मुसला जड़ और एक कौन सा, रेशेदार जड़। अपस्थानिक भी होगा लेकिन बेसिकली कितना, दो। कौन कौन सा, फिर से सुनिए, मुसला जड़ और रेशेदार। मुसला का मतलब क्या, मुसला यानी कि मैं मुख्य हूं, मेरे आसपास बहुत सारे निकल गई हैं, मुंह से मुख्य, ठीक है। मुसला, झकड़ा, रेशेदार, स्पष्ट ही हो रहा है कि तने से निकले और बहुत सारा रेशा बना रही है। देखिए जरा, ठीक, तने के आधार से नीचे वाले पार्ट से निकल के बहुत सारी जड़ें, झगड़ा, एकदम झगड़ालू जैसा हो जा रही है, समझिए। ये मुसला तो मुख्य जड़ है, जड़ से कई सारी अन्य जड़ें हो जा रही, ठीक। तो जड़ें भी झगड़ा करवा सकती हैं, याद रखें, ठीक है। अपस्थानिक जड़, ठीक। तीसरा जड़ कौन सा, अपस्थानिक। पौधे के अन्य, कभी बरगद का पेड़ देखा हो तो बरगद के पेड़ से ऐसे लंबी लंबी सी जड़ें नीचे निकल रही होती हैं या पीपल में निकल रही होती हैं, ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं, ये पौधे को बैलेंस बनाए रखने में सहायता करती हैं, ठीक है। इसीलिए पीपल हो, बरगद हो, इसमें बहुत बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं, या कुछ घास भी हो सकते हैं, जैसे घास या बरगद या पीपल, ये कौन सी जड़ों में आ जाते हैं, आपके अपस्थानिक जड़ों में आते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, जड़ यानी कि रूट्स की बात हो गई, ठीक है। याद रखें 3, 4, 5 इसकी एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी अनुसार पढ़ा जाएगा। अगला चीज क्या है इसका, पुष्प यानी कि फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, तो पौधे का प्रजनन अंग होता है, ठीक है। पौधे का प्रजनन अंग क्या होते हैं, पुष्प कहलाते हैं, जिससे पौधे में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, ठीक। पुष्प कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और कौन सा, उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा लेकिन एक ही होगा, ठीक है। या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा लेकिन एक ही होगा। उभयलिंगी का मतलब क्या है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि दोनों लिंग एक ही फूल में उपस्थित हो। तो पुष्प कितने प्रकार के, दो। कौन कौन सा, एक लिंगी और कौन सा, उभयलिंगी पुष्प, ठीक। आगे देखा जाए, एक लिंगी पुष्पों के, ठीक है, यहां बारे में बताया गया है, ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक प्रजनन या पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, वही चीज बताया कि फीमेल वाला या तो मेल वाला पाया जाए, ठीक है। अब उदाहरण याद रखना, याद रखिए परीक्षाओं में आपसे ज्यादातर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो याद रखिए पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज, साइकस, ये सब कौन से पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। फिर से सुने, ठीक है, पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज, साइकस, ये सब कौन से पुष्प हैं, एक लिंगी पुष्प हैं। उभयलिंगी जिनमें एक ही में दोनों नर भी हो और मादा भी हो,
एक ही पुष्प में नर प्रजनन अंग भी और मादा प्रजनन अंग भी क्या कहलाएंगे, ठीक है, तो उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे कुछ फूल यहां दिए हुए हैं, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूर्यमुखी, ठीक, भिंडी, ये सब क्या होते हैं, एक ही लिंग पे, ठीक है, यानी कि एक ही पुष्प पर नर भी और मादा प्रजनन अंग भी। एक लिंगी में या पपीता में क्या है कि उसमें नर अलग है और मादा अलग, यानी एक या तो नर ही होगा या तो क्या होगा, मादा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यानी कि उभयलिंगी में दोनों हो सकते हैं। एक पुष्प की अगर बात करते हैं तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। ये बताया जाता है कि एक बाह्यदल कैरिक्स होता है, दलपुंज होता है, पुमंग यानी कि नर प्रजनन अंग होता है, और एक जायंग यानी कि मादा प्रजनन अंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये याद रखना है, आपको कुछ बताना भी है, कुछ आपको याद भी रखना है, ठीक है। जरा देखिए, जरा पेड़ों पर लगने वाले फूल किसके होते हैं, जरा बताइए। देखिए किसका, गुलमोहर और कदम्ब का, किसका, गुलमोहर और कदम्ब का। झाड़ियों पर लगने वाले फूल कौन है, तो गुलाब और कटहल, गुलाब और गुड़हल, माफ करिए कटहल कह रहा हूं, ठीक है। झाड़ियों पर लगने वाले फूल कौन है, तो गुलाब है और क्या है, तो गुड़हल है। बेल पर लगने वाले क्या है, चंपा और, ठीक, मटरानी लिख दिया है, मटर है बस, ठीक। पानी के पौधों पर लगने वाले फूल कमल हैं और क्या है, कुमुदनी है, ठीक है। सिर्फ रात में खिलने वाले तो रात की रानी है और क्या है, चमेली है। अब आपको बताना है, ठीक है, अब आपकी बारी है कि आप जो अपने आसपास देखते हो अब उसमें से कुछ बताओ, ठीक। क्या लिखा हुआ है, खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल, तो आप मुझे बताइए कि खुशबू से कौन से फूलों को पहचाना जाता है, ठीक है। खुशबू से कौन से फूलों को पहचाना जाता है, ठीक। अब आपको बताना है खुशबू से आप कौन से फूलों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जरा फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए इसका, खुशबू से कौन से फूलों को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, अरे सिंपल सा है, गुलाब को पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, गुलाब पहचान लेंगे सर, और क्या पहचान, चमेली भी तो पहचान लेंगे, ठीक है, गेंदा भी तो पहचान लेंगे। यानी कि ये वो फूल हैं जिनको आप किससे पहचान लेते हैं, तो खुशबू से पहचान लेते हैं। अगला सवाल, अब ये 2 है, ये 3 जो लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। किसी खास महीने में ही लगने वाले फूल, ठीक, ऐसा फूल जो किसी खास महीने में लगता हो उसका बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए किसी खास महीने में लगने वाले फूल कौन कौन से हैं, उसके नाम आप जरा कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए जरा। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो एक रजनीगंधा, याद आ गया ना, हाँ सर बिल्कुल ठीक, रजनीगंधा और कौन सा, मोगरा, ये कुछ ऐसे फूल हैं जो साल भर नहीं किसी खास महीने में ही उगते हैं। तो फूलों से ये सवाल ऐसे ही आना है। आपको लग रहा है तो सर बड़ा आसान है, तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा था, बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जुड़ा है। बिना फूल वाले पौधे कौन से होते हैं, ठीक है, बिना फूल वाले पौधे कौन से होते हैं, तो सर मनी प्लांट में कभी फूल देखा है क्या, नहीं सर, यानी कि बिना फूल वाले पौधे कौन से होते हैं, मनी प्लांट, ठीक है। हो गया ना आसान। और इसमें से देखिएगा एक सवाल आएगा, इतने में से, इसी 8 लाइन में से ही आ जाएगा एक सवाल, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, तो गुलदावरी होता है, गेंदा होता है, जीनिया होता है, ये ऐसे फूल हैं जिनसे क्या बनाते हैं आप, रंग भी बनाते हैं। तो क्या हो जाए, तो एक गुलदावरी फूल होता है, ठीक है, जिससे रंग बनाए जाते हैं। गेंदा से भी तो रंग बनता है, बिल्कुल बनता है, जीनिया से भी रंग बनता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फूल हो जाते हैं जिनसे क्या बनते हैं, रंग। अब देखिए 8 सवाल निश्चित तौर पे आना है तो आना है, बस इतना ही स्क्रीनशॉट रखिए या कॉपी पे लिखिए। पेड़ों पर लगने वाले फूल गुलमोहर और कदम, झाड़ियों पर लगने वाले फूल गुलाब और गुड़हल, ठीक, बेल पर लगने वाले चंपा और रातरानी, ठीक है, पानी के पौधों पर लगने वाले कमल और कुमुदनी, सिर्फ रात में लगने वाले रात की रानी और चमेली, ठीक है, खुशबू से पहचाने जाने वाले गुलाब, चमेली, गेंदा, और भी हो सकता है जो आप जान रहे होंगे अपने घर आसपास में। किसी खास महीने में तो रजनीगंधा, रजनीगंधा और मोगरा। बिना फूल वाले पौधे तो मनी प्लांट। रंग जिससे बन जाए तो क्या, गुलदाउदी, ठीक है, गुलदावरी, गेंदा और क्या, जीनिया, ठीक है। ये 8 पॉइंट, 9 पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट याद रखिए। एक सवाल तैयार, आना ही आना है, ठीक है।
आसान लग रहा है? आसान है तो लगेगा ही ना आसान। ठीक है, जरा आगे देखिए, फल की बात करते हैं जरा। फ्रूट्स एक परिपक्व होता पूर्णतः निर्मित अंडा से होता है फूल में। ठीक है, जिसमें एक फल भित्ति होती है तथा क्या होते हैं, बीज विद्यमान होते हैं। अब ऐसे फूल जिसमें पुष्प का सीधा भाग सीधा फल में परिवर्तित हो जाए तो उनको कूट फल, फाल्स फ्रूट, असत्य फल कहा जाता है। पूछा गया असत्य फल किसको कहते हैं, तो सत्य फल किसको, सेब को, काजू को, नाशपाती को क्या कह लेते हैं, असत्य फल। यानी जब पुष्प का भाग सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, फल में परिवर्तित हो जाए। जब पुष्प का भाग सीधा, ठीक है, सीधे फल में परिवर्तित हो जाए तो किस क्या कौन सा फल कहेंगे, कूट फल, यानी वास्तव में फल नहीं है, इसलिए असत्य फल कहा जा रहा है कि अरे बिना बीज के ही यानी डायरेक्ट बन गया ये तो। ठीक है, तो सेब और काजू इसमें आ गए। जब अंडाशय से विकसित होते हैं फल तो वो सामान्य फल जो आप देख रहे होते हैं अपने घर आसपास में, अमरूद है, आम है, वो सब सत्य फलों में आते हैं, वास्तविक फलों में आते हैं। ठीक है, तो फलों को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। आगे बीज, सीड्स की बात कर लेते हैं। ठीक, बीज के, ये सवाल भी पूछा कि बीज के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसको अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। बीज के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन कहा जाता है। क्या, जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहा जाता है। बीजों से नए पादप कौन से, तो लैंगिक जनन। कौन से, लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, बीजों से नए पादप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, ये अभी देखा गया था। ठीक है, परागण की अगर बात करते हैं, लैंगिक जनन जो हो रहा है, परागण कैसे हो रहा है, तो परागण पराग कोश से किस में जाता है, वर्तिकाग्र तक जब स्थानांतरित होता है तो यही क्या कहलाता है, परागण। और ये दो प्रकार से हो सकता है, एक स्व और एक पर, यानी खुद से हो जाए और दूसरा कोई और करवा दे। स्वपरागण होगा तो जब एक फूल के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, यानी कि इस भाग से इस भाग पर स्थानांतरित हो जाएं, यानी कि कहां, परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे स्वपरागण, किसी बाहरी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, जैसे, ठीक है, ये स्वपरागण हो जाता है। ठीक, पर परागण कि जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, दो सरसों का फूल है, इसका वाला इस पर स्थानांतरित हो जाए तो इसे पर परागण कहलाते हैं। ठीक है, अब परागण के कारक क्या हो सकते हैं, तो जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक। जैविक में मधुमक्खी, तितली, यानी कोई भी जीवित जीव। ठीक है, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, भौरा हो गया, ये सब करा दे। या तो अजैविक में वायु यानी कि हवा बही तो ये वाला पौधे का परागण दूसरे वाले पौधे पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गया, तो ये जो है अजैविक। एक तरफ जैविक और एक तरफ अजैविक। ठीक, किसकी बात हो गई, परागण की बात कर रहे हैं कि परागण क्या है। ठीक, जब, ठीक है, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागकण के परागण कहलाती है। ये दो प्रकार से, स्वपरागण यानी कि जब एक ही फूल का, ठीक है, परागकण, ठीक, उसके उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो ये स्वपरागण। और पर में क्या हो रहा है कि एक फूल वाला दूसरे फूल पे जाके स्थानांतरित हो रहा है, यानी दो सरसों का फूल था तो एक वाला दूसरे पे जाके परागण यानी कि स्थानांतरित हुआ वर्तिकाग्र पे, तो वो पर परागण कहलाता है। किससे हो सकता है, तो जैविक यानी जो जीवित हैं, तो छोटे छोटे कीट मकोड़े या जीव जंतु या मक्खियां, ठीक है, या भंवरा, तितली, मधुमक्खी, ये सब, चमगादड़ भी आ जाता है। ठीक है, और वहीं अजैविक में वायु करवा सकती है, जल भी करवा सकती है, जल पानी बह रहा है वो भी करवा सकता है, वायु बह रही है तो वो भी करवा सकती है। तो कितने प्रकार के परागण, दो प्रकार के हो सकते हैं इनके कारक। अब देखिए फिर आपके लिए सवाल, कुछ ऐसे पौधे जो बिना बीज के उग जाते हैं। ठीक है, हम आगे जब बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ रहे होते हैं, जहां पे हम, ठीक है, अलग अलग बडिंग वगैरह ये सारा कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जैसा जैसा सिलेबस वैसा ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, बिना बीज के उगने वाले पौधे, एलोवेरा। एलोवेरा आप अधिकतर लोग घरों में लगाते हैं आजकल, बालों की समस्या, चेहरों की समस्या, तो अधिकतर लोग अपने घरों में, अपने गमले में, अपने, ठीक है, छतों पर क्या लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो लगाए होते हैं क्या, ठीक, क्या बोलते हैं, ये एलोवेरा की बात करते हैं। तो एलोवेरा कैसे, अगर दूसरा पौधा लगाना है तो क्या करते हैं, ठीक है, तो पत्तियों की कटिंग से एलोवेरा का नया पौधा तैयार। ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, मनी प्लांट लगाना है तो तना की कटिंग से, स्टेम की कटिंग से। स्नेक प्लांट लगाना है, ठीक है, तो पत्तियों की कटिंग से हो जाए। अब आप बताओ, आलू का पौधा लगाना है तो कैसे लगाया जाए, फटाक से उत्तर बताइए। ठीक है, आलू के लिए कोई बीज लाते हैं क्या कि छिड़क दिया जाए आलू ही आलू हो जाए। ठीक है, जैसे गेहूं आपने
खेतों में छींट देते हैं, गेहूं गेहूं हो जाता है, तो क्या आलू का भी बीज आता है? इतना तो समझ ही रहे होंगे। ठीक, तो बताइए जरा आलू का पौधा कैसे तैयार होता है? ठीक, यानी आलू तो सर तना है, तो किससे उगा लिया जाए? तने से। यानी तने से किसको उगा लिया जाए? यानी एक आलू है, उसको काट लेते हैं, घरों में देखा ही होगा आपने, ठीक है, उसको जो खेतों में आप डाल देते हैं, वो क्या हो जाए? आलू का पौधा। गुलाब का कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, इसको भी तो सर तना ही काट लिया जाता है, इसका भी क्या, तने को काट कर। ठीक है, अगला, केले का पौधा कैसे लगाते हैं? ठीक है, इसको बताइए जरा, अगर आपके आसपास केला तो बहुत होता होगा। ठीक है, तो केले में इसकी पतली पतली जड़ें होती हैं, उनको निकाल कर, यानी किसको? केले में पतली जड़ों से, पतली जड़, कोई बीज वगैरह नहीं होता है। कभी केला खाया तो उसमें बीज मिला है क्या? नहीं ना मिलता है। ठीक है, पतली जड़ों को निकालकर अन्य जगहों पे लगा दिया जाता है, और इस प्रकार केले के पौधे। एक सवाल इससे भी आना है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को याद रखिए। ठीक है, सवाल आना है, आता है, आएगा भी, आया था भी, परीक्षा कोई भी हो, सिर्फ सीटेट नहीं, हर जगह काम आए कि किस पौधे का कौन सा भाग आप खाते हो। ठीक है, तो जड़ किसका खाते हैं? तो सर मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियाको और शकरकंद, इनका हम जड़ खाते हैं। याद रहेगा? फिर से, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियाको और शकरकंद। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियाको और शकरकंद, क्या खाना है इसका? जड़ खा लिया जाए। सर तना किसका खा लेंगे? सर आलू का खा लेंगे, प्याज का खा लेंगे, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमलडंडी का खा भी, कमलडंडी जो है, ठीक है, तना खा लिया जाए इसका। ठीक, किसका तना खाना है? आलू का खाना है सर, प्याज का खाना है सर, अदरक का खाना है सर, लहसुन का खाना है, गन्ना का खाना है, कमलडंडी का खाना है। किसका पत्ती खाते हैं? ये तो पता ही है सर, पालक का खाते हैं, धनिया खाते हैं, पत्ता गोभी नाम में ही पत्ता है, अरबी खाते हैं, पालक, करी पत्ता भी खा लेते हैं, है ना। बीज किसका खाते हैं? तो सर चना में बीज खा लेते हैं, बाजरा में खा लेते हैं, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर, कॉफी, केला, कचनार, ये सब का क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। एक सवाल बस इतना दिमाग में रखिए, आप देखो, आप परीक्षा में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, एक सवाल आएगा तो आएगा, एक सवाल आना है तो आना है। ठीक, फिर से सुनिए, जड़ किसका खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, टैपियाको का जड़ खाते हैं। तना किसका खाते हैं? सर आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमलडंडी। ठीक है, पत्ती, पत्ती आप जान ही रहे हो, बीज ये भी आप देख ही रहे हैं, सबका तो बीज, ज्यादातर तो बीज ही खा रहे होते हैं। ले याद रखना है किसका क्या खाते हैं, इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार बस, आसान है, आप दैनिक जीवन में आप समझ रहे हैं। आलू का कभी बीज देखा है क्या? नहीं ना, उसी आलू से नया आलू बन जाता है, तो आलू का तना खाते हैं। प्याज भी तो वैसा ही होता है, वो भी वैसे, अदरक का भी सेम चीज है। ठीक है, आगे अब रही बात कि पादपों को, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार वो कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक, सुंदरवन देखा है? सुंदरवन नाम सुन, देखा नहीं होगा, बस ठीक है, देखा भी हो तो अच्छी बात है, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। सुंदरवन जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में है, तो वहां जो पेड़ पौधे उगते होंगे, तो सागर का पानी आता होगा, एक खारा पानी उस पेड़ को खराब क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्यों नहीं खराब करता? क्योंकि ये पेड़ जो है हेलोफाइट्स में, यानी कि इन्होंने अपने को लवण के प्रति, नमक के प्रति सहनशील बना लिया है, तो पादपों में अनुकूलन होता है। तो कौन कौन सा? तो जलोद्भिद, यानी कौन सा फाइट? हाइड्रोफाइट्स, यानी जो जल में भी रहकर जिंदा रह जाए। तो अधिक जल वाले स्थानों पर पतले व कोमल पौधे जैसे कमल, सिंघाड़ा, हाइड्रीला या जली कुमुदनी, ये कौन से हो जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, यानी कि कितना भी जल हो, कमल तो जल में ही खिलेगा, वो कीचड़ वाली बात, ठीक है। ठीक है, या जो है सिंघाड़ा की खेती देखा है, मखाना भी आजकल तो चर्चा में है, बिहार में मखाना बोर्ड बनने वाला है। ठीक, इसी साल के बजट में घोषणा भी हुआ और प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार, ठीक है, प्रचार में, और उन्होंने मखाने की एक माला भी पहनी थी, आपने देखा होगा वो फोटो। ये सब पानी में होता है। ठीक है, समुद्रभिद, मीजोफाइट सामान्य स्थानों पर उगते हैं, जो आप आसपास देख रहे हो, ये जो भी पेड़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, ना तो बहुत ज्यादा सूखा हो, ना तो बहुत ज्यादा शुष्क हो, ना यानी बहुत ज्यादा नमी भी ना हो, बहुत ज्यादा सूखा भी ना हो, तो ये सामान्य स्थान, यानी कि इसको कहते हैं मीजोफाइट, समुद्रभिद कहा जाता है। ठीक है भाई, मरुदभिद, जीरोफाइट, ये याद रखना है, ये दोनों फैक्ट्स याद रखिए। ठीक है, यही दो याद रखिए, ये आप समझ जाओगे, इस दोनों को याद रखो। मरुदभिद, जीरोफाइट्स क्या होता है? तो मरुस्थलीय स्थानों पर उगने वाले पौधों को मरुदभिद यानी जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स, मरुस्थलीय पौधे में मृदा में पानी की कमी भी है और तापमान भी ज्यादा है, तो नागफनी, खेजड़ी, ओक, बबूल, और भी लिख दें अगर, ठीक है, बबूल भी लिख दें,
ठीक है, रीठा भी लिख दें, ठीक, बेर भी लिख दें, खैर भी लिख दें। खैर क्या होता है सर? खैर कत्था बनाया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ मरोद्भिद जीरोफाइट्स में आ जाते हैं। खजूर भी लिख ले सकते हैं, ठीक है। लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स, यानी कि जब नमक भी के प्रति सहनशील हो जाए, यानी कि नमकीन पानी में भी उग जाए, तो क्या उग सकता है सर? सुंदरी नामक वृक्ष उग सकता है, ठीक है। और क्या उग सकता है? कैसोरीना भी तो उग सकता है, फोनिक्स भी तो उग सकता है, केवड़ा भी तो उग सकता है, ये समुद्री लेवेंडर भी तो उग सकता है, नारियल भी तो समुद्र किनारे हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाए? लवणोद्भिद। फिर से याद रखिए, हेलोफाइट्स पानी वाला स्थान, ठीक है, मीजोफाइट्स सामान्य स्थान, जीरोफाइट्स, ठीक है, मरुस्थल वाला स्थान, और हेलो और क्या बोलते हैं, ठीक है, हेलोफाइट्स इसमें यानी कि नमकीन यानी कि लवणता वाला स्थान। याद रहेगा? फिर से सुनिए, ठीक। हाइड्रोफाइट्स जल, ठीक है, मीजोफाइट्स समान स्थान, ठीक है, जीरोफाइट्स मरुस्थल, और हेलोफाइट्स नमक। ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलो, कुछ पौधों की बात की गई है। एक नेफेंथिस नामक एक पौधा होता है, ठीक है। ये पूछे गए सवाल है कि नेफेंथिस, पहली बात की नेफेंथिस, ठीक है, क्या विशेषता होती है, इसी के बारे में जाए। नेफेंथी कहां से आई? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के। भारत में कहां पाया जाता है? तो पहला सवाल कि नेफेंथिस कहां पाया जाता है, ठीक है। तो कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत के कहां पर? मेघालय में पाया जाता है। कहां कहां पे? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कहां पर? मेघालय में पाया जाता है क्या? नेफेंथिस, ठीक। पहला सवाल हो गया, ठीक है। इसको जो है विशेषता क्या है कि जो मुख खुला है, जैसे ही इसमें कीट मकोड़े आएंगे, अपने पोषण को पूरा करने के लिए तुरंत बंद कर लेता है और उन जानवरों को खा जाता है। कीट मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है? शिकार करता है, ठीक है। यह लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर बत्ती का ढक्कन लगा, इसमें से खुशबू, और एक खुशबू निकलेगी, इसलिए इसको घटपड़ी कह रहे हैं ना। घड़े जैसा है, एकदम बढ़िया सा, ठीक है। खुशबू निकालेगा, एकदम फैलाते रहेगा कि ताकि कीट मकोड़े आकर्षित हों। जैसे ही इसमें आएंगे, तुरंत ये ढक्कन बंद, और वो उनको क्या कर लेगा? शिकार कर लेता है, उनका पोषण में उनको शिकार कर लेता है, उनका पोषण चूस लेता है, और इस तरह उस जानवर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, ठीक है। इस वजह से उनको क्या कर रहा है? चूस ले रहा है। कहां पाए जा रहे हैं? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के और मेघालय में। आना है, आया है, आएगा भी, ठीक है। एकदम याद रख लीजिए, आना ही है, ठीक। नेफेंथिस पौधे को घटपड़ी भी बताया है, घटपड़ी कहा जाता है। अन्य कीट, इसी तरह के कुछ अन्य भी कीट बच्ची पौधे होते हैं सर, बहुत सारे हैं, ठीक है। नाम याद रख लो, ड्रोसेरा या संड्यूज है, डायोनिया है, सेरसेनिया है, यूट्रिकुलेरिया है। ऐसे ही कुछ और पौधे हैं जो क्या होते हैं, ठीक है, जानवरों का शिकार कर, यानी छोटे कीट मकोड़ों का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। कीट बच्ची हैं ये। भारत के मेघालय में क्या मिलता है? नेफेंथिस, जिसको हम क्या कहते हैं? घटपड़ी। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन का पोषण किससे कर लेगा? अन्य कीट मकोड़ों से कर लेता है। एक विशेष प्रकार का सुगंध निकालता है, और ये सुगंध इनको आकर्षित करती है, ठीक है। आकर्षित करेगी, जैसे कीट मकोड़ा उसमें जाएगा, तुरंत ढक्कन बंद, और ढक्कन बंद तो उसका सारा पोषण चूस लेगा, जानवर का शिकार कर लेता है। पहला पौधा। दूसरा पूछता, क्रोटॉन पौधे क्या होते हैं, ठीक है। क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा बता दे, यानी कि वे सिग्नल देते हैं कि ये यहाँ की भूमि कैसी है। इनकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है, यहाँ सूखना है, सूखने लगती है, तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने और झड़ने, इससे पता चलता है कि अंदर का पोषण गड़बड़ हो रहा है, यानी कि एक प्रकार का संसूचक है, ठीक है। जैसे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, एक प्रकार का सिग्नल होता है। यानी कि मृदा के बारे में पूछेगा कि मृदा की स्थिति के मृदा मृदा की स्थिति को कौन सा पौधा बताता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, क्या? क्रोटॉन पौधे बताते हैं। कौन से पौधे? क्रोटॉन पौधे, यानी संसूचक हैं किसके? मृदा के। याद रखिए, कौन सा शब्द? संसूचक। संसूचक हैं किसके? तो ये जो संसूचक हैं, ये आपके मृदा के संसूचक हैं, ठीक है। आगे चलें। रेगिस्तानी ऊख, बहुत चर्चा होती है कि जमीन के ऊपर 30 फीट, जमीन के नीचे 300 फीट। रेगिस्तान में अगर प्यास लग गई है,
तो अगर कहीं पानी नहीं दिख रहा है तो कौन से पौधे को ढूंढ लीजिए, ओक को ढूंढिए, क्योंकि ओक के तने में क्या है, पानी है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी गई है, तो पानी को खींच के तने में स्टोर की हुई है। ठीक है। निवास स्थान कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिए कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऊंचाई देखिए 11 से 12 फीट बस ऊपर है, और नीचे 300 फीट तक है, गहराई तक कितना, 250 से 300 फीट। जब तक पानी मिल ना जाए तब तक जड़ नीचे जाती जाएगी। इसीलिए ठीक है, रेगिस्तानी वो किसे कहते हैं। पत्तियां कम है तो पानी का वाष्प उत्सर्जन भी कम करेंगी, खाना भी कम बनाएंगी। ठीक। पानी का उपयोग जब कभी इस इलाके पानी नहीं होता है, पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी, भाई जैसे बताया कि प्यास लगी है रेगिस्तान में, कहीं पानी नहीं दिख रहा है, तो किसको ढूंढिए, रेगिस्तानी ओक को ढूंढिए, और रेगिस्तानी ओक के तने में एक हल्का सा छिद्र करिए, पाइप डालिए, और उससे साफ पानी आपको पीने वाला मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका अगला पौधा हो गया। ठीक। अगला चीज क्या है, बरगद बनियान हमारे आसपास के हमारे जीवन को एक आधार देता है। हर गांव में एक बरगद का पेड़ होता है, वहां एक नीचे चबूतरा बना होता है, गांव के लोगों ने बनवाया होता है, वहीं बैठक होती रहती है। ठीक है। जड़ें निकली रहती हैं, जैसा कि अपस्थानिक जड़ में देखा गया था, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। इन जड़ों का काम क्या है, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा दे रही हैं। ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए यहाँ बहुत सारी क्या निकली हुई हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इसमें जड़ें निकली हुई हैं। ठीक है। और इस पेड़ को क्या दे रही हैं, सहारा प्रदान करती हैं। ठीक। तो ये क्या हो गए, कुछ प्रमुख पौधे हो गए। ठीक। सब्जियों की बात करते हैं। पौधे का भाग, जो सब्जियों के पौधों के फूल होते हैं, कुछ सब्जियां फल भी होती हैं। इसके पहले देखा गया किसका खाते हैं। ठीक। क्या पार्ट, जैसे लोहे के स्रोत में, ठीक है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। ठीक। विदेश से आने वाली सब्जियां, ठीक है, साउथ अमेरिका से क्या आई हैं, हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहां से आई हैं, विदेश से आई हुई हैं, साउथ अमेरिका से आई हुई हैं। ठीक। गोभी और मटर कहां से आया है, यूरोप से। ठीक है। अफ्रीका से क्या, कॉफी और भिंडी की शुरुआत हुई है। ठीक। चीन से सोयाबीन सब्जी आई। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सी सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, कौन से जो है कुछ दिनों तक रख सकते हैं, तो पालक, पत्ता है ना, जल्दी सूख जाएगा। केला भी जल्दी खराब हो जाएगा। फूल गोभी भी जल्दी खराब हो जाता है। टमाटर, ठीक, खीरा, अंगूर, ठीक है, ये कुछ ऐसे फल हैं और सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। कौन देर तक रख सकते हैं, लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, ये कुछ ऐसे सब्जी और फल हैं जिनको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है। सिलेबस में लिखा है, क्योंकि बच्चों को बताना है ना, तो बच्चों को बताना है तो उसी अनुसार जानना होगा। ठीक है। तो कौन सी सब्जियां लंबे समय तक रह सकती हैं, कौन सी सब्जियां जो है जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक। कुछ फैक्ट की बात करें। ठीक है। जड़ों का कार्य क्या है, फिर से रिवाइज कर रहे थे, पौधों को सहारा और जल तथा खनिजों को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक होती हैं, और बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से ज्यादा गहराई तक जाती है। वो अलग अलग आपने देख लिया था। बरगद के पेड़ वाला आपने देखा ही था। सूखे पौधे को पानी देना, मुरझाए पौधे को पानी देने से उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, क्योंकि जमीन से मिलने वाला आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ये पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक जा सकता है, जो कि जड़ पहुंचा दे रही है। खरपतवार की बात करें, ठीक, जो अपने आप उग जाए उसे क्या, खरपतवार कहते हैं। इसे निकालना जरूरी होता है। ये पूछा गया, कांग्रेस घास वाला कई बार पूछा गया है। कांग्रेस घास, ठीक है, जिसका नाम क्या, पार्थेनियम, क्या नाम है जिसका, पार्थेनियम। ठीक है, याद रखिएगा क्या, पार्थेनियम। कांग्रेस घास खरपतवार हो जाते हैं। बिना बीज के उगने वाले पौधे कुछ, जैसे गुलाब, गन्ना और केला, इसके पहले भी देखा गया था कि बिना बीज, आलू भी तो बिना बीज के उग जाता है। ठीक है। एक टीन जमीन किसको कहते हैं, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसको एक टीन जमीन कहलाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक टीन जमीन किसको कहते हैं, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। ठीक। कुछ सवाल देखते हैं। सर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तो आपने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाएंगे। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो जैव विविधता से आएगा, तो जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी हम जाना जाएगा। ठीक है। तो जरा देखिए पहला सवाल क्या लिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं।
ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात कर रहा है, वैसे समझ लीजिएगा। ठीक है, वर्षावन से तात्पर्य कि हाँ जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। इस ऑप्शन में जरा देखिए, सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही वन आप कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन के जंगलों में, ब्राजील में। अमेजन कहाँ पड़ेगा? अमेजन के वन साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में। और इसी दक्षिण अमेरिका के अमेजन के वनों को हम क्या कह रहे होते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक, तो इसमें कहां वर्षा ज्यादा होगी? राजस्थान में नहीं सर, गुजरात में नहीं सर, असम वाले पूर्वोत्तर वाले भागों में वर्षा ज्यादा, तो वहां कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे, ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं? आसान सवाल है, आप उत्तर बता दो फटाक से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो घटपर्डी था या जो कीटभक्षी पौधा था, ये कीटों को क्यों अपनी तरफ खींच रहा था? क्योंकि इनको चाहिए था पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, आसान सा सवाल। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उगाया जाता है? ठीक, जरा ध्यान से देखिए कि किसको जो है आप पौधे के अंश द्वारा उगा सकते हैं। धान गेहूं नहीं, तो सर बीज वाला हो गया। गन्ना हाँ ठीक है सर, आलू ठीक है सर, पत्ता गोभी नहीं सर, अंश से नहीं, इसको तो हम ठीक है उगाते हैं। ठीक है, आलू हाँ ये तो ठीक है सर, गुलाब ये भी ठीक है सर, गन्ना ये भी ठीक है सर। तो क्या जवाब हो जाएगा? आलू, गुलाब और गन्ना किससे? वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा, तने द्वारा। याद है ना, तने द्वारा। भी देखिए सवाल कहा था ना, आया है, ये पूछा गया सवाल, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी पढ़ते समय आपने देखा था। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, सवाल पूछा गया है कि पौधे का समूह वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उगाया जाता है, तो किसको? आलू, गुलाब और गन्ना। आलू, गुलाब और गन्ना। आप बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, हमारे आसपास ही हो रहा है सब कुछ, इसीलिए किताब का नाम भी पे ठीक है हमारे आसपास हुआ करते है ना। अब बदल गया है, ठीक है, हमारा अद्भुत संसार हो गया क्लास 3 वाली किताब का नाम। ठीक है, खैर चलिए, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त करे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसको पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, सोच के बताइएगा। चारों ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है किसको? सेब, आलू, टमाटर, गन्ना नहीं, ठीक नहीं लग रहा है सर। पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, ये भी ठीक नहीं लग रहा है सर। ठीक है, गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, हाँ सर ये तो सब तना तना ही लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा जवाब हो जाएगा? गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। ठीक, चले अगला, फूलों की पहचान के लिए केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में पूरे वर्ष भर खिलता है। अब आप बताओ क्या लगा दिया जाए? जब लिख दिया है केवल रात में ही खिलता है, तो क्या लग जाए? ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाए। उत्तर खुद दीजिए कमेंट बॉक्स में, आसान सा है। ठीक है, अब खुद ही बता दीजिए क्या लगा दिया जाए उत्तर। ठीक, केवल रात में ही खिलता है, ठीक है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। अब उत्तर आपको देना है कि क्या लगा दिया जाए। देखते हैं कि आप क्या उत्तर देते हो। अरे आसान सा तो है सर, रात की रानी जब लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसके काम में आएगा? रात में ही खिलता है, रात की रानी। औषधि बनाने के काम में आए हिबिस्कस, रंगाई के काम में गेंदा, पूरे वर्ष भर कौन खिले? गुलाब। हो गया जवाब, है ना। गुलाब की खुशबू जीवन में महकाइए और आसानी से सीटेट की परीक्षा में 100+ या कह सकते हैं बहुत ही बेहतर स्कोर लाइए, ईवीएस में 27-28 लेकर आइए। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो घर में बीजों को सुखाकर पोटली में बांध कर रख दिया जाता है, तो बताइए वहां पे वायु आ सकता है कि नहीं? ये तो आ ही सकता है सर, नमी आ ही सकता है, मध्यम ताप भी। क्या नहीं आया है सर? सनलाइट तो नहीं आया था। यानी किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन हो सकता है ना। है आसान। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें, तो कद्दू का पौधा पौधा है कि लता के जैसा निकला है? लता जैसा निकला है तो विसर्पी लता में डाल दिया जाए सर। ठीक है,
भौतिक विशेषताओं के आधार पर किसमें, विसर्पी लता, यानी कि आप देखते हैं कद्दू ऐसे फैलता जाता है और एक एक कद्दू बड़े बड़े से निकलते जाते हैं। ठीक है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताए। सबसे उपयुक्त कथन क्या है, जड़ पौधों को पत्ती से जोड़ती है। ठीक है, फूल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भागों को सहारा देते हैं। आसान सा सवाल है, एक नंबर में। ठीक है, फटाक से आप बता दोगे, जरा उत्तर दीजिए इसका क्या लगाया जाए, बताइए फटाक से भाई, सोचना क्या है इसमें इतना, क्या जवाब होगा, जड़ पौधे को पत्तों से जोड़ता है, नहीं। ठीक है, तना जोड़ता है ना, फूल परागण में सहायता करते हैं, नहीं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, चलिए ये तो आप खुद ही बता देना। ठीक है, आसान सा है, खुद ही उत्तर लिख लीजिए। ठीक, वैसे आप जान ही रहे हो कौन सा होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले पहला सवाल भी किया था, अमरबेल नहीं सर, सवाल भी नहीं सर, कैक्टस भी नहीं सर, पीचर पौधा क्या होता है। ठीक है, ये जो है एक कीटभक्षी पौधा होता है, याद है ना, घटपर्डी भी है, ड्रोसेरा भी है, और क्या पीचर प्लांट भी है। ये सब कैसे हैं, कीटभक्षी पौधे में आते हैं, किसमें, कीटभक्षी में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तथा तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। कौन सा खोखले तने का कार्य, खोखले तने का कार्य क्या है, पौधे को पानी पर तैरने में सहायता, पौधे को सहारा, पौधे को तालाब के तल में जमाना, पानी को सोखना। उत्तर बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से उत्तर दीजिए। सोचने वाली जरूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आपको सोचना पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सोचना जाए, खोखला तना है, याद रखना है, और कमल की बात किया है, कमल का तो खोखला तना है, इसीलिए तो पानी में कमल डूब नहीं रहा है, यानी पौधे को पानी पर तैरने में सहायता देना। अब देखिए, इन कुछ सवालों के अंदर ही आपने ज्यादातर, ठीक है, अपने पौधे वाले चैप्टर के आधे हिस्से के, अभी जैव विविधता नहीं पढ़ा गया, इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा आपका, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, ये पूरा पढ़ लेंगे, 4 सवाल एकदम गारंटी। तो एक वीडियो, ठीक है, एक चैप्टर, कितने सवाल, 4, 30 में से 4 खत्म। ठीक है, हो गया, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, बस इतना ही पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पे निकलेगा। ठीक है, इसी बार निकलेगा, 8 फरवरी को ही आपको लग जाएगा शाम तक, अरे अब तो मेरा निकल गया सीटेट। ठीक है, प्राइमरी भी निकलेगा, एसएसटी भी निकलेगा, बस साथ बने रहिए। ठीक है, उद्घोष अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ मैं मनीष सिंह, ठीक, अलग अलग परीक्षाओं में खुद भी उत्तीर्ण हो चुका हूं और आपको उत्तीर्ण कराने के लिए जुड़ा हुआ। तो बारी आपकी है कि आप इसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, बस साथ साथ जितना कहा जा रहा है उतना करिए, फिर आपको लगने लगेगा कि सीटेट तो, ठीक है, इसीलिए ऐसा सिलेबस इसको ऐसा बनाया गया है कि आप आसानी से पास होगा। ये 90 नंबर क्या है, ये 100 नंबर क्या, 120 नंबर ले आएंगे, है ना। बस साथ बने रहिए, प्राइमरी भी निकलेगा, एसएसटी भी निकलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, और पूरी बायोडायवर्सिटी नहीं, जितना आपके सिलेबस के अनुसार, जैसे ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला सवाल आ गया था, उसको किया जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।